हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो टैक्सेशन के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। पहले 5 एमसीक्यू हमने देख लिए थे, मतलब कि वो एक ही केस सिनेरियो पर बेस्ड थे, पर बहुत अच्छे लेवल के थे। अब जो सिक्स्थ आता है वो देखना शुरू करते हैं। ये भी अच्छा है जी, अमेंडमेंट बेस्ड मटेरियल। इसमें भी आपको लगेगा कि यूज हो रहा है, बट चेक करना होगा यूज होगा कि नहीं। आशियाना डेवलपर हैज कंप्लीटेड वन ऑफ इट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम इन जनवरी 21, which comprised of 10 residential unit. It transferred the 9 residential unit in February 21 and 1 residential unit in May 21 to Mr. सूरज। अब ध्यान से अगर आशियाना डेवलपर के एंगल से कुछ सोच रहे हो तो सोचना 43 सीए, क्योंकि अगर आपके लिए ये रियल एस्टेट एसेट स्टॉक एंड ट्रेड है तो 43 सीए आपको तंग कर सकता है। पर देखना ये होगा कि आशियाना डेवलपर के एंगल से पूछता भी है कि नहीं। ऑल द यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट। ऐसी एक अमेंडमेंट भी है जहां वो 120% हो जाता है। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सूरज फॉर रेजिडेंशियल हाउस इज 50 लाख, while the stamp duty value in May 21 is 57। अब ये पूरा उस तरफ फोकस कर रहा है, आपका ध्यान 43 सीए की तरफ खींचता जा रहा है। पर देखते हैं कि उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं। ड्यू टू सम इमरजेंसी इन फैमिली, मिस्टर सूरज वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स एंड ही सोल्ड सच रेजिडेंशियल यूनिट टू मिस्टर प्रकाश इन दिसंबर 21 फॉर 53 लाख। पैसे की जरूरत पड़ी तो इसने जो इसे यूनिट मिला था आशियाना से, जो इसने खरीदा था, वो आगे बेचना पड़ गया। दिसंबर 21 में बेच दिया गया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 61 लाख है। पर अब सूरज जो है वो 50 सी में कवर होगा, ये कोई स्टॉक एंड ट्रेड वाला बंदा नहीं है। अगर सूरज की बात करते हैं तो डिटरमिन द कैपिटल गेन इन द चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सूरज एंड मिस्टर प्रकाश फ्रॉम अबव ट्रांजैक्शंस। सर सूरज और प्रकाश के बारे में ही पूछा गया, सूरज और उसका प्रकाश, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप 43 सीए में ना जाएं। भाई इतना ध्यान रखें कि सूरज को ये यूनिट जड़ा मिला था, वो आप ये देखेंगे यहाँ पे 50 लाख में उसे मिला था। और जब वो सेल कर रहा है तो वो कह रहा है जी 53, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 61। ठीक है, तो सूरज के हाथ में क्या होगा, पहले तो यही बात करते हैं। सर 50 सी लगेगा, आराम से आप 53 लाख का 110% करो, तब भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज़्यादा है 61 लाख की। पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा पीरियड ऑफ होल्डिंग है। 50 लाख की कॉस्ट मानी जाएगी, एसटीसीजी आ जाएगा, सिंपल। प्रकाश को दिक्कत ये आ सकती है कि प्रकाश भाई आपने ये थोड़ा ज़्यादा ही सस्ता खरीद लिया है। आप दिखा रहे हो 53 लाख का मिल गया और स्टैम्प ड्यूटी 61 है। हायर थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, हायर थ्रेशोल्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक एंड ट्रेड वाले बंदे से नहीं खरीद रहा। नॉर्मल जो गिफ्ट में आप जाते हैं वो वाली चीज़ होगी, इन एडुकेट कंसिडरेशन वाली। ये मैंने आपके लिए स्टडी मैट हमेशा तैयार ही रखा होता। ये देखो सर, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है आपकी फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन, तो हम एक लिमिट निकालते हैं 50,000 और 10% ऑफ सच कंसेशन विच एवर इज हायर। फिर इसमें लिखा हुआ यहाँ 20% भी हो सकता है अगर ट्रांजेक्शन इस पीरियड में हुई हो, और ट्रांजेक्शन भाई फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट की हो, और जो बेचने वाला है उसके लिए स्टॉक एंड ट्रेड होना चाहिए, वही 43 सीए वाला मामला। नहीं सर, ये सूरज के लिए स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है। डेट्स वगैरह तो बहुत बात की बात है, देखने की लोड़ ही नहीं है। तो अब हमें 56 टू 10 में प्रकाश के लिए जो इनकम निकालनी है वो ये देख के निकालनी है कि 53 लाख में वो खरीद लाया है, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 61 है। तो भाई एक लिमिट बनती होती थी 50,000 और 10% ऑफ सच कंसिडरेशन विच विल बी 530, सेलेक्ट विच एवर इज हायर 530। इससे ज़्यादा का गैप बिल्कुल है, 8 लाख इससे बड़ा होता। तो 8 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी जी प्रकाश के लिए। चेक करें, प्रकाश डालें इस पे, तो एस टी सी जी 11 लाख इन दी हैंड्स ऑफ सूरज, प्रकाश के पास 8 लाख की अदर सोर्स। यही आंसर देखने में सर मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाकी मैं आंसर वाली फाइल भी यहाँ एक लगा लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा स्क्रोलिंग ना करनी पड़े। सर इसको आंसर वाली फाइल बना लो। देखते हैं जी, 6वें का जी ए पार्ट ही दिया, बाकी आप चेक कर लें। बहुत सिंपल था। हाँ, कोशिश उसने आपकी 43 सीए की तरफ ले जाने की थी। बचें उस चीज़ से और रिवाइज करें। अगला पढ़ते हैं।
अगला कहता है मिस्टर राजेश एज 53 ईयर्स एंड हिज वाइफ मिसिस सोम्या एज 50 ईयर्स आर द सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। मतलब कि ये यहाँ के सिटीजन नहीं है, किसी कंट्री एक्स के सिटीजन है। दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस देयर बर्थ। तो वो क्लियर हो गया कि सिटीजनशिप वहाँ की इसलिए है कि भी पैदा ही वहाँ हुए हैं। दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स। दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स। अब यहाँ से आपके दिमाग में अगर 6(1) आ रहा है तो आप ध्यान से बचें जरा। डीम्ड रेजिडेंट बनाने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है और ये सिटीजन नहीं है इंडिया के। बोथ ऑफ देम हैव कीन इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। चलो कोई बात नहीं, वो तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है हमारा कल्चर। मिस्टर राजेश पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन कंट्री एक्स। तो राजेश का तो अब इंडियन ओरिजिन का बनना भी मुश्किल है क्योंकि उसके पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं पैदा हुए हैं। मिसेस सोम्या विजिट इंडिया along with मिस्टर राजेश for 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi and have always lived in Delhi. सर देखिए ध्यान से। अब वो कह रहा है कि जो सौम्या है वो विजिट करती है इंडिया, राजेश भी साथ में आता है, 4 महीने के लिए आते हैं एवरी ईयर टू बी विद हर पेरेंट्स। अब यहाँ इनकी जो एज है 50 ईयर सौम्या की एज दिखाई गई है। पेरेंट्स दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, वहीं रहे हैं हमेशा। तो वो थोड़ी सी कहानियां आपके दिमाग में चल रही होगी कि पेरेंट्स की क्या एज, फिर उस हिसाब से सोच रहे होंगे आप ऐसा। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज द कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली एनसीआर। इनको मिसेस मिस्टर राजेश एंड मिसिस सोम्या फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, इनकम दोनों की बताई गई है इंडियन सोर्सेज से इतनी इतनी। अब कहता है आप ना रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ राजेश और सोम्या दोनों का, मिस्टर राजेश का भी और मिसेस सोम्या का भी, जिसमें आपको कहानियां बताई गई हैं कि बोथ आर, मतलब कि ऑप्शंस दी गई हैं। ये इसका आंसर ना फर्स्ट टाइम जब आईसीआई ने डाला तो आंसर उनसे गलत डल गया, फिर उन्होंने ठीक करके डाला। अब तो कोई बात नहीं सर, हम इसको पहले आराम से एक 1% एट ए टाइम देखते हैं। अब जैसे मिस्टर राजेश जो है सौम्या के साथ 4 महीने एवरी ईयर आता है यहाँ इंडिया में। अब राजेश नॉर्मल है, देखो वो फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, ना ही वो इंडियन ओरिजिन का यहाँ बनता है। तो उसके ऊपर तो वो आप कंडीशन लगाओगे 60 डेज एंड 365 वाली। अगर ये कंडीशन राजेश पे लगती है, वो 4 मंथ्स के लिए एवरी ईयर आ रहा है। 4 मंथ्स के लिए एवरी ईयर का मतलब हो गया 30 इंटू, ऑन एन एवरेज 30 डे लेके चल रहा हूँ, 120 डेज तकरीबन। और पिछले 4 साल के अब मल्टीप्लाई कर लो तो 480 दिन आ गए। तो राजेश तो ईजिली आर आ जाएगा, राजेश तो ईजिली आर आ जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर होने के साथ साथ वो ओ आर भी आ जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल जब आप घुमाओगे तो बथेरी बार रेजिडेंट भी आ जाएगा, और जिस भी तरीके से आप 6 6 लगाते हैं वो आपके पास ये चीज़ कर देगा, आर प्लस ओ आर। अब सर बात आती है सौम्या की कि उसको किस तरह टैकल करना है। जैसे लिखो सौम्या विजिट इंडिया along with राजेश फॉर 4 months every year to be with her parents who were born in Delhi and have always lived in Delhi। सौम्या का जो खुद का बर्थ है वो आप अगर देखें तो उसमें ऐसे लिखा हुआ ऊपर, दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ। ठीक है जी। तो अब अगला जो कहानी घूमता है वो ये होता है कि क्या ये सौम्या इंडियन ओरिजिन की है, क्या सौम्या इंडियन ओरिजिन की मानी जा सकती है, क्योंकि इंडियन सिटीजन तो वो नहीं है, क्या वो इंडियन ओरिजिन की मानी जा सकती है, ये कहानी घूमती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इंडियन ओरिजिन की आप उसे मान के चलते हैं, इंडियन ओरिजिन की अगर मान के चलते हैं, तो भाई आपके पास एज अ प्रूफ उसमें है या नहीं है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए सर थोड़ा बहुत हिंट तो है ही है कि राजेश का, सॉरी सौम्या का लिखा हुआ है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वर बॉर्न इन दिल्ली एंड ऑलवेज लिव्ड इन दिल्ली। अगर इंडियन ओरिजिन का मानते हैं तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो 60 डेज एंड 365 वाला तो नहीं लगेगा, 182 वाला लगेगा नहीं। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी रिवाइज करनी है, मतलब कि पहले आपको 6(1) ये वो सारा पूरा क्लियर होना चाहिए, तो ये बात हो सकती है।
हाँ जी, तो ये चीज़ मैं कह रहा था कि आप मॉड्यूल में से ना ये चीज़ ज़रूर पढ़ें कि जब हम ये पढ़ते होते हैं कि भाई अगर 15 लाख से ज़्यादा इंडियन इनकम हो तो भाई आप 182 डेज वाली कंडीशन में तो रहते ही रहते हैं। साथ में आप एक नई कंडीशन में कवर हो जाते हैं जिसमें 120 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है और लास्ट फोर के होते हैं 365। तो ये किन पे लगती होती है कंडीशन? ये तब होता है कि जब इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करे, तो वो इस कंडीशन की तो एक्सेप्शन हो जाता है। मतलब कि जो ये वाली कंडीशन होती है जो हमने अभी अभी राजेश पे लगाई है, उस पे आप ये तो लगा नहीं सकते होते 60 एंड 365, यदि तो वो एक्सेप्शन होता है इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन वाला बंदा। पर इस पे एक अमेंडमेंट हुई थी रिसेंटली जिसमें कहा गया था कि अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन वाला बंदा विजिट कर रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 120 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड लास्ट फोर 365 डेज, इससे आप आर बन सकते हैं। पर अगर आप 120 से आर बने तो रहेंगे आगे एनओआरई। ये सेक्शन 66 कहता है। तो ये सारा स्टडी मैट के अंदर यहाँ दिया हुआ है, ये वाली चीज। अब आप ध्यान से देखें कि सौम्या वाले केस में ये आप डिसाइड कर लें क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है। कैसे है सर? देखो, अब जैसे लिख के दिया कि पेरेंट्स तो यहीं पैदा हुए हैं, 50 ईयर की एसएससी खुद है। अब पेरेंट्स की एज जब इसकी इसके बर्थ के वक्त कितनी है वो एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट अज्यूमिंग कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए होंगे। देख रहे हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए होंगे। तो भाई उस सिचुएशन में वो बिफोर पार्टीशन चला जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ तो नॉर्मली आराम से कह सकते हैं। तो भाई फिर 115 वो लगा के ये जो मिसिस सौम्या है वो इंडियन ओरिजिन की है। अगर ये इंडियन ओरिजिन की है तो 120 डेज यहाँ है इसके पास, लास्ट फोर इतना। भाई इस कंडीशन से, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा की इनकम है, कंडीशन लगानी पड़ेगी। रेजिडेंट तो आ जाएगी पर रहेगी नॉट ऑर्डनरी। तो आप ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ डी वाला वो देखें ध्यान से। सौम्या इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी इन इंडिया। मिस्टर राजेश इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली इन इंडिया। तो ये ना अमेंडेड फाइल में ठीक आंसर दिया हुआ। मैं यहाँ जाता हूँ एक बार आंसर वाली फाइल आपको चेक कराने। ये देखो जी, सेवंथ का डी। अच्छी तरह देख लें, हम सेवंथ क्वेश्चन की डी पार्ट की बात कर रहे हैं। पहली बार में इंस्टीट्यूट ने तो आंसर ही गलत दे दिया था, फिर मेल्स वगैरह गई, ठीक हो गया। तो कई वीडियोस यूट्यूब पे अभी भी ऐसी जिसमें वो गलत आंसर भी ठीक समझा रखा है, तो ध्यान रखना। दोबारा देख लें जी, जो राजेश है वो क्लीन केस है, उसके ऊपर 60 और 365 लगनी है। सौम्या के ऊपर 60 365 इसलिए नहीं लग रही क्योंकि शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर पुराना लॉ होता तो ये नॉन रेजिडेंट आंसर आता, क्योंकि आप कहते हैं ओनली कंडीशन एप्लीकेबल इज 182 डेज, बट नाउ दिस इज नॉट द केस। अब वो इंडियन ओरिजिन की होने के कारण, साथ साथ 15 लाख से ज्यादा इनकम होने के कारण, इंडियन इनकम 15 लाख ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर नई वाली कंडीशन 120 डेज की लगाई गई है। पर वो 120 डेज की कंडीशन बड़ी खास है, वो कहती है अगर मेरे अकॉर्डिंग रेजिडेंट बने तो नॉट ऑर्डिनरी रहोगे। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। अब अगला जो आ रहा है वो आपका आ रहा है जी यूलिप पे फोकस्ड। यूलिप पे फोकस्ड है, इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी यहाँ पे हमने लिखी भी हुई है कि भाई आप लोग, कई लोग जड़े नहीं पढ़ते पढ़ते, यूलिप का भी बड़ा पंगा आपको पता ही है। अब जैसे 1010 डी में पैसा जड़ा है वो इंश्योरेंस की मेच्योरिटी का एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। अब एक नई कहानी चली है, वो आपको पता है, जो नहीं पता तो थोड़ी देर पहले सुन लें, फिर क्वेश्चन में चलते हैं। एडिशनल कंडीशन इन स्पेक्टो यूलिप्स issued on or after 1/2/21 in order to deter the practice of high net worth individual from claiming the exemption by investing in ULIP। जो भी नई पॉलिसियां इस डेट के बाद इशू हो रही हैं उनमें क्या करना है वो आप पढ़ के देखें। कहता है एग्जम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर दिस डेट अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम exceed 2.5 लाख रुपए for any of the previous year during the term of such ULIP। बस ध्यान रखना, 2.5 लाख से ज्यादा जो एग्रीगेट प्रीमियम दे दिया तो वो वाली यूलिप आपकी 1010 डी में एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। ए हैज टेकन 2 यूलिप्स, एक्स इज ऑन 1/1/21। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लॉ यहाँ पुराने वाला ही रहेगा, नया लॉ बाद में आता है। ये वाली यूलिप यहाँ पे सम छोड़ दोनों के आगे प्रीमियम बताए हुए हैं, 3 लाख और 4 लाख। पहले वाले तो छोड़ो, दूसरे वाले में फंसोगे भाई। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन
रिसीव बाय ए ऑन मैच्योरिटी ऑफ बोथ दी यूलिप। कहते हैं जब पैसे आएंगे तो फिर क्या होगा। पहले लिख के आता है कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ यूलिप एक्स वुड बी एग्जाम्ड अंडर 1010D। काफी ठीक लग रहा है। वाइल जो भी प्रॉफिट होएगा ऑन रिसीट ऑफ कंसिव वाई वुड बी टैक्सेबल। अभी तक तो ये काफी ठीक लग रहा है, बाकी और पढ़ते हैं। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ वाई वुड बी एग्जाम्ड, नो। कंसिडरेशन रिसीव ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बोथ द यूलिप वुड बी एग्जाम्ड, नो। ये भी गलत है। बोथ टैक्सेबल भी गलत है, तो फिर ये पहले वाला ही ठीक है। बाकी आंसर वाली फाइल से देख लेते हैं भाई क्या आंसर है। सेवंथ का डी पार्ट, सेवंथ नहीं सर, एट्थ, एट्थ, एट्थ का ए पार्ट। ले आओ जी चेक करें, एट्थ ही है ना क्वेश्चन। हाँ जी सर, ऐसी है। तो ये जी आपका एमसीक्यू वाला पार्ट तो यहाँ खत्म हो जाता है। अब हमारे पास जी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्लस सैलरी रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उसमें बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तो वहाँ भी चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर आशुतोष एज 65 ईयर्स pertaining to the year ended, compute the total income। अगर वो आर प्लस ओ आर है या नॉन रेजिडेंट है। आप तीन तीन केसेस में ज़्यादातर सॉल्व करते रहे हैं, अभी दो ही पूछे हैं, तो इसमें वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन जयपुर मिस्टर रमेश, नॉन रेजिडेंट, कंसिडरेशन बाहर, कोई बात नहीं। कैपिटल एसेट इंडिया का है, इंडिया में एक होएगा। तो अब आप चेक कर लें, सारे केसेस में टैक्सेबल रहेगा, तो सीधा सीधा टैक्स किया गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली लेट आउट टू ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी, रेंट एग्रीमेंट बाहर है, मंथली रेंट भी बाहर है। पूरी कोशिश की उसने बेवकूफ़ बनाने की। अगेन रेंट इज अक्रूड इन इंडिया, और ये रेंट है तो इसमें 30% माइनस भी करना होगा, तो 30% माइनस करके ये आप देख सकते हैं। डन जी। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड इन नेपाल, ये सर आर प्लस ओ आर में टैक्सेबल होगा। दूसरे केस में वो नॉन रेजिडेंट है, वहाँ यहाँ टैक्स नहीं हो सकता। और एग्रीकल्चर इनकम से इम्प्रेस ना हो, नेपाल वाली एग्जाम्प्ट नहीं होगी, इंडियन एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट होता है। ये लो जी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक, देखो जी यूको बैंक रेजिडेंट बैंक है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम 915 में जो रेजिडेंट पे करे तो इंडिया में एक्रू होती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, बट इट विल बी एक्रूड इन इंडिया इन दिस सिचुएशन। तो एक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, बिजनेस का कंट्रोल आप देख लें जी दिल्ली में है। 35,000 रिसीव्ड इन इंडिया, सर 35 तो बिल्कुल टैक्सेबल फॉर ऑल। बाकी अगर आर प्लस एन ओ आर होता तो बाकी 25 पे भी टैक्स लग जाता, और आर प्लस ओ आर का तो सोचो ही ना, उधर तो 60 टैक्सेबल ही है। दूसरे वाले को सिर्फ जितना रिसीव हो रहा है वो टैक्स लगा है यहाँ। गिफ्ट फ्रॉम हिज डॉटर ऑन हिज बर्थडे, डॉटर जो है वो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में हमेशा आती है, तो उसके द्वारा दिया गया गिफ्ट बिल्कुल भी टैक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी पास्ट अनटेक्स्ड फास्ट फॉरेन टेक्स्ट इनकम ब्रॉट टू इंडिया। अब किताबों में अनटेक्स्ट इतना जहाँ लिखा होता, आज आईसीआई ने टेक्स्ट भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेमिटेंस है, पुरानी इनकम की रेमिटेंस है, इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडेड टू शाइन लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया। ध्यान से, अब यहाँ पे जो टेक्निकल सर्विसेज की फीस पे कर रहा है शाइन लिमिटेड, वो एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी नॉर्मली क्या होती है, नॉन रजिस्टर्ड। यस सर। तो 915 इंटरेस्ट होता था, 916 आपका रॉयल्टी, 917 ये टेक्निकल सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं। अब इसमें हमने पढ़ा हुआ कि जो नॉन रेजिडेंट फीस पे करे टेक्निकल वाली, वो इंडिया में क्रूड तभी मानी जाएगी जो इंडियन बिजनेस के रिगार्डिंग हो। तो ये क्रूड इन इंडिया तो नहीं है, रिसीव भी बाहर है, तो जो हमारा नॉन रेजिडेंट वाला केस है उसमें तो ये टैक्स नहीं होगी। आर प्लस ओ आर का तो बेटा देखो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, चाहे इंडिया में क्रू हो चाहे ना हो, तो अकॉर्डिंगली 12,000 यहाँ आया है। अब सर सेविंग बैंक का आपको देखना होगा ध्यान से, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है यूको बैंक वाला ऊपर, और ये एसएससी की एज 65 ईयर्स है, एसएससी की एज 65 ईयर्स है। अगर ये रेजिडेंट है तो भाई इट विल क्वालिफाई, ही विल क्वालिफाई फॉर हायर लिमिट 80 टीटीबी, 50,000 तक की डिडक्शन हो सकती है, तो भाई पूरे 18,000 माफ हो रहे हैं। पर अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो 80 टीटीए मिलेगा और लिमिट 10,000 ही है। इजी सम है यार, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है।
बाकी काफी नोट्स लिख दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं वो सारे। हम्म। अब अगला आता है जी धमाकेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो का लिंक दिया जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना जिनको ये पहली बार करना है। मतलब ये वो वाला केस है कि जहाँ वो 7,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर देता है तो वो कंट्रीब्यूशन टैक्स होता है। फिर उस कंट्रीब्यूशन पे जितना इंटरेस्ट आ रहा होता है वो भी टैक्स होता है। अभी दिसंबर 21 जो अटेम्प्ट थी उसके लिए मैंने वीडियो डाली थी, उधर एडिशनल स्टडी मटेरियल से भाई वो क्वेश्चन उसमें डाला गया था। तो ये तो आपने वो देखी हुई है या अपनी क्लास में उस लेवल का कर रखा है, फिर तो ये समझ आएगा, नहीं तो ये समझ नहीं आना बेटा। और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है सीरियसली कि हम सेम चीज़ को जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हमने ही डाली हुई है दोबारा करने लग जाए। तो आप लोगों को पहले रिक्वेस्ट है कि वो देख लो, फिर ये देखना। मिस्टर सुनील इज द सीईओ ऑफ शीतल टेक्सटाइल लिमिटेड। हिज बेसिक सैलरी इज 6 लाख रुपए पर मंथ। ओहो। ही इज पेड 8% डीए। ही contribute 10% of his pay and DA towards RPF। कंपनी भी सेम ही कंट्रीब्यूट करती है। अकमुलेटेड बैलेंस जो प्रोविडेंट फंड का है ओपनिंग से क्लोजिंग, ये काफ़ी डेट्स पे दिया हुआ है, ये 2 साल की कहानी बनने वाली है। 1/4/20 का बैलेंस दिया हुआ है, ये 2021 कंप्लीट हुआ, ये 22 भी आ गया। 2 साल की कहानी पक्का बनेगी। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ सुनील अंडर दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन। ये आसान होता है, तो एक्स्ट्रा ही बताना होता है। और दिस असेसमेंट ईयर एंड दिस। अब दिसंबर 21 वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिंगल ईयर क्वेश्चन था। वहां मैं कराते वक्त भी कह रहा था कि अब ये फर्स्ट ईयर है इस लॉ का, अगले साल और प्रॉब्लम होगी। ये अब डुअल ईयर क्वेश्चन आ गया, परफेक्ट, बिल्कुल जो चीज चाहिए होती है फुल फ्लैज आ गई। तो अगर ये दोनों वीडियोस आप अच्छी तरह देखे जाते हैं तो आप एग्जाम में पक्का इसे कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ सर ਇਹਦਾ सोल्यूशन जेड़ा है वो देखने चलते हैं कि किस हिसाब से वहां बात की गई है। देखो ये इन्होंने बताया कंपुटेशन ऑफ पर्क अंडर दिस सेक्शन 1727 एंड 7A फॉर AY 21-22। मतलब अभी प्रीवियस ईयर 20-21 की बात ही होनी है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो ये वाला सेक्शन है, मतलब कि जिसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन की बात होनी होती है, वो इन्होंने एकदम से निकाल दिया कि भाई इतना है। इसके लिए होपफुली कोई नोट नोट आपको दिया गया होगा कि भाई ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला गया, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खुद निकाल लें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब जैसे आप यहाँ आए वापस, ये देखें जी कि भाई 6 लाख रुपए बेसिक है, 8% डीए, तो बेसिक पे बंदे की बनती है 72 लाख। अब इस पे डीए आप 8% करते हैं, 72 लाख का 8%, 5.76 लाख का डीए हो गया, टोटल 72 ऐड प्लस 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, क्योंकि वो भी कह रहा है वो भी इतना ही कर रहा है, तो 77760 का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता होगा। 7.5 लाख से कितना ज़्यादा है ये बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कहता टैक्सुअल वैल्यू दिस बीइंग द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन -750। टैक्सुअल वैल्यू का आंसर ये है भाई, मुन्ना वहां ना चले जाना। 27,600। 1727 आसान है क्योंकि वो 3-4 चीजें बताता है उनका, अगर टोटल उनमें टोटल एम्प्लॉयर 7.5 लाख से ज्यादा डाल दे तो टैक्स हो जाता। पर 1727 ए औखा, ये एनुअल एक्रीशन की बात करता है ऑन परक्विजिट टैक्सेबल, मतलब कि जितना पर्क टैक्स हुआ उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला है उस पर भी टैक्स दो, ये कहता है। ये तो बड़े अजीब तरीके का फॉर्मूला होता है, PC2 × R, फिर PC डिवाइड बाई 2 × R, फिर PC1 TP1 × R। तो पहले साल तो ये PC1 TP1 कुछ खास मायने नहीं रखते, बाकी एक एक चीज को समझना शुरू करते हैं। पीसी का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 750 कितना आ गया सर। फिर आर का मतलब है आई अपॉन फंड एवरेज। TP1 PC1 तब होंगे जब सेकंड ईयर में चलेंगे, कोई बात नहीं। आर का मतलब है आई अपॉन फंड की एवरेज। अब आई यहाँ पे मतलब है जी इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट को आपने डिवाइड करना है फंड की एवरेज से। बच्चा कहता है सर इंटरेस्ट आएगा कैसे, मुझे ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा इस वक्त। सर मैं बताता हूँ पूरा इंटरेस्ट कैसे आएगा। देखो, आपको फंड का बैलेंस इस दिन का भी पता
और इस दिन का भी पता। क्वेश्चन में से ले आते हैं। 50,35,000 यहाँ, 50,35,000 यहाँ, और 71,46,700 यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक जो फंड में मूवमेंट आई है, इसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री भी है पूरे साल का, एम्प्लॉय का कॉन्ट्री भी है। अब वो कंट्रीब्यूशन कितने हैं सर, वो तो इतने इतने ही हैं, इसको इंटू 2 कर लेते हैं। मतलब इतने तो पैसे डले, इतने तो पैसे डले, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने पैसे डाले इतने। अब अगर इसको इसके साथ जोड़ें, फिर इससे कंपेयर करें, तो इस साल का इंटरेस्ट तो निकल ही आएगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओपनिंग बैलेंस प्लस कॉन्ट्रीब्यूशंस, this becomes, opening balance plus contribution becomes 65,90,200। अब बैलेंस इससे ज्यादा है, तो फिर वो क्यों ज्यादा है भाई? वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, और क्या, पैसे ऐसे ही थोड़ा ना दे रहे हैं उनको कि संभाल के रख लो, बाकी वो इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको। 55,6500 इतना इंटरेस्ट टोटल है। अब यहाँ चेक करते हैं, ये आपको समझाया गया होगा कहीं ना कहीं। सर बिल्कुल, ये इंटरेस्ट यहाँ समझाया गया है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से। इसे खुद भी समझो ना यार। ओपनिंग बैलेंस प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्री, कंपेयर विद द क्लोजिंग बैलेंस, डिफरेंस विल बी द इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट का रेट निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज बैलेंस ऑफ फंड। एवरेज बैलेंस वही बेटा जो आप सोच रहे होंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्योंकि ये इंटरेस्ट इस बैलेंस पे अर्न हुआ है, कहना गलत, इस पे अर्न हुआ है, गलत। हर महीने पैसे डलते थे, हर महीने बैलेंस बढ़ता था, तो अकॉर्डिंगली एवरेज लिया जाएगा नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एवरेज बैलेंस इतना है, इससे इंटरेस्ट का रेट आ गया। तो पहले साल के लिए हमारा पर्क अब तैयार होने वाला है। अब ये पी सी डिवाइड बाई 2 क्यों है? क्योंकि देखो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन तो 27,600 रुपये, 27,600 रुपये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है पूरे साल का, ਉਹਦੇ ऊपर इंटरेस्ट निकालना। अब जी कोई ज़्यादा सियाना हो, वो तो ये कह देगा ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन तो जी लास्ट में ही हुआ है समझो, तो इसके ऊपर तो बस 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा दो। नहीं नहीं, इन्होंने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन भी ऑन एन एवरेज माना है कि हर हर महीने जब आप कंट्रीब्यूट करते थे उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन की एवरेज निकाल के उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो लगा दिया गया। टैक्सफुल वैल्यू आई है इतनी, 1261। इतना अगर मेरी पिछली वीडियो की बात करें, उसके अंदर भी एक्सप्लेन्ड है। अब सर चलते हैं अगले साल में, कि सीखने हम उसे आए हैं। अब अगला साल, सर अगले साल भी सेम सैलरी पे ही काम किया है, तो जो 17,207 है वो तो मिनट में आ गया। वो तो कहता है जी मैं तो फिर 27,600। पर सर आज बाकी सब भी आएंगे, आज फॉर्मूला पूरा लग के जाएगा। PC2 इंटू आर, PC1 TP1 इंटू आर। अब ये PC1 TP1 क्या होते हैं सुने सर। देखो लॉजिकली बात करते हैं, वो फर्स्ट ईयर है, अमेंडमेंट पिछले साल हुई है। अगले साल से गवर्नमेंट क्या कहेगी कि जो भाई पिछले साल एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया, जो का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 2021 में आया, 21-22 में तो पूरा साल ही उस पर इंटरेस्ट मिला होगा। हाँ जी सर बिल्कुल मिला होगा। तो उस चीज को PC1 बोला गया इस फॉर्मूले में, पिछले साल वाला एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। और जो वैल्यू पिछले साल टैक्स हुई, मतलब कि जो हमने कहा जी इतना इंटरेस्ट इस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे है, तो उसके ऊपर भी इस साल इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल जी, हमने ये पिछले साल ये दिखाया ना कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट इनकम इतनी सी है, तो ये पिछले साल ये दोनों चीजें हुई हुई हैं। अब अगले साल इट विल कंपाउंड, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब दिस PC1 इज द एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ऑफ लास्ट ईयर, TP1 इज द टैक्सेबल पर्क। इन दोनों पे तो आर लगना ही लगना है। फिर उसके बाद जी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जड़ा आई है, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो दोबारा कंप्यूट करना होगा, आर भी कंप्यूट करना होगा। सर उसका तरीका बिल्कुल वही है, यहाँ से अगला बैलेंस उठा लो, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस करो, ये माइनस करो, तो आपको नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भाई इतना आ रहा है, इसको फंड की एवरेज से डिवाइड कर दूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बैठता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 2 बार लगना है, एक तो इस साल का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है उस पे एवरेज बेसिस पे,
और ये पिछले कॉन्ट्री प्लस पिछले पर्क के ऊपर फुल ईयर के लिए। तो बहुत ही अच्छा मतलब केस है, दोबारा समझने की कोशिश करें। 27,600 डिवाइड बाय 2 इंटू दिस, ये तो वही है जो पीछे समझा, ये करंट ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑन एन एवरेज और उस पर रिलेटेड इंटरेस्ट। पर जो पिछले साल का एक्सेस कंट्रीब्यूशन था और उसका जो रिलेटेड इंटरेस्ट था, उस पर कंपाउंडिंग होएगी, इस साल रिटर्न्स मिली होंगी। गवर्नमेंट ये कह रही है कि 27,600 उसने एक्स्ट्रा डाले थे लास्ट ईयर तेरे लिए, उस पे लास्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट बन गया था, वो पैसा भी आज इन्वेस्टेड है, तो इस टोटल पैसे पे आज कितना इंटरेस्ट आया होगा वो निकालना है। तो 382 इस साल का टैक्सेबल पर्क आता है 1727A का। 1727 इज वेरी इजी, वो तो 7.5 लाख से ऊपर जाते हैं और आ जाता है। तो बहुत अच्छा केस है भाई, अच्छी तरह समझ के जाएं। लियो अभी अगला केस देखते हैं। अब स्लम सेल में भी थोड़ी सी अमेंडमेंट है इस बार। स्लम सेल एक कैजा प्रैक्टिकल है जो काफी ज्यादा आता रहा है, तो ध्यान से देखें क्या कहता है। मिस्टर आदित्य इज a proprietor of a Star Stores having 2 units. One for 21, he transferred the unit 2, which is started in 4/5 by the way of slump sale. Total consideration 18 लाख है। प्रोफेशनल फी और ब्रोकरेज 78,000 है। इसको अंडरलाइन करो। ये 1421 को ट्रांसफर कर रहा है यूनिट 2, 2004-5 में चालू हुआ था यूनिट। कंसिडरेशन ये 18 कह रहा है, एक्सपेंसिव बता रहा है। अब जो बंदे ने पुराना पड़ा हुआ है फिर तो उसने 18 से सॉल्व कर देना। कौन सा यूनिट बेचा? यूनिट 2। यूनिट 2 की चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग अलग दिख रही हैं, क्रेडिटर लोन ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब नीचे लिख के आता है लैंड ऑफ यूनिट 2 व परचेज एट दिस मच इन द ईयर 4, रीवैल्यूड एट दिस। रीवैल्यूएशन स्लम सेल में नेटवर्थ निकालते हो तो अलाउड नहीं होती। नो इंडिविजुअल वैल्यू इज कंसिडर्ड इन ट्रांसफर डीड, ऑब्वियस है। पेटेंट कब खरीदे, डेप्शन नहीं लगाई। फर्नीचर सर मेन ही है, बाकी आपको सब आता है। फेयर मार्केट वैल्यू बताई हुई है, इसे सेल कंसिडरेशन मानना। बाकी तो जो इसमें लिखा हुआ है भी, जेड़े बच्चे ने चैप्टर माड़ा मोटा भी किया है उसको ये चीज़ें आती हैं। सर 50B में आपकी सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे कैसे होगा, और आपको मेन चीज़ जो देखनी है वो ये है जी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ आएगी। फेयर वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन सी वैल्यू ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन 18 लाख विच एवरेज हायर। देखो जी अच्छी तरह देख लें, वो कहता है जी 18 लाख में, और फेयर वैल्यू दी हुई है 1810, तो विच एवरेज हायर हमने उठाना है। ये कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है बेटा, फेयर वैल्यू की बात हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता होता था, और अब जानबूझ के फेयर वैल्यू हमेशा ज़्यादा भी देगा ताकि आपका गलत हो शुरू शुरू में। फिर ब्रोकरेज लेस हो रही है, नेट सेल वैल्यू आ रही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए लैंड बिना रिवैल्यूएशन के। बाकी यहाँ से मैं चीज़ें चेक करा देता हूँ। डेटर आपके यूनिट 2 के एज इट इज़ आ जाएंगे, बाकियों में मेहनत करनी पड़ेगी। डेटर एज इट इज़ आ गए होंगे, यूनिट 2 के चेक करें। डेटर ये देखें यूनिट 2। अब बाकी चीज़ों में अब जैसे फर्नीचर है, पेटेंट है, इनके तो नोट्स बनेंगे भाई, बनाए भी गए हैं। डिडक्शन हाफ ईयर की, सिंगल एसेट इन अ ब्लॉक मान के डेप्रिशिएट करना। अब इसमें जी 1920, फिर उसके बाद जी ये आपकी 2021, 2 ईयर हो गए। बस आपको करंट ईयर की ओपनिंग तक पहुंचना है जी, 21-22 की डेप्शन ना लगा देना, बस ये याद रखना। ईयर ऑफ ट्रांसफर की ओपनिंग तक पहुंचना होता है। फिर जो जो लाइबिलिटियां इस सेगमेंट को बिलोंग करती हैं वो भी दी हुई हैं, इन पे गो थ्रू हो जाएं। 70% यूनिट 1 का है तो 30% यूनिट 2 का होगा। इस तरीके से ये चीज़ आपकी आएगी। नेटवर्थ, नेटवर्थ को कंपेयर करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेफिनेटली आ जाएगा। इस तरीके से चलता भाई। अब सर अगला एक केस भी देख ही लेते हैं। 12वां केस देखें जी क्या कहता है। मिस्टर सम्राट एंड हिज वाइफ मिसेस कोमल होल्ड 12% वोटिंग पावर ईच इन द एबीसी लिमिटेड। सम्राट एंड मिसेस कोमल आर वर्किंग इन एबीसी। कोमल क्वालिफाइड नहीं है जॉब के लिए। अब कहते हैं इस इंफॉर्मेशन से आप ये बताओ जीटीआई क्या होगी सम्राट और कोमल की। डिविडेंड 22,500 से 45,000 रुपये सम्राट और कोमल को आया है एबी प्राइवेट लिमिटेड से। सम्राट हैज इंस्ट्रक्टेड कंपनी टू पे 50% ऑफ हिज डिविडेंड टू मिस काजल, द डॉटर ऑफ हिज डिजीज्ड ब्रदर। देखो शक पहले ही हो गया था, दोनों के बराबर शेयर हैं, 12% ईच।
डिविडेंड बराबर नहीं है, क्योंकि सम्राट ने कंपनी को ऐसा कह दिया कि आधा जो मेरा डिविडेंड है वो काजल को दे दो, जो उसके ब्रदर की डॉटर है, ब्रदर की अब डेथ हो चुकी है। सर इट्स नॉट अ डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। इनकम तो पूरी सम्राट के पास टैक्स होनी चाहिए। सैलरी दोनों की कितनी है बता दिया, पर मिसेस कोमल जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यहाँ प्रूव हो सकता, तो अकॉर्डिंगली क्लबिंग लग सकती है। बीनस इनकम सम्राट की सोल प्रोप्राइटर से कितनी है बताया हुआ। इंटरेस्ट इनकम अर्नड बाय मिस कोमल बताया हुआ है। इनका एक बेटा है जी आकाश, 10 ईयर हैविंग पैन, उसकी इंटरेस्ट इनकम है इतनी। अब ये क्लब करनी पड़ेगी इंटरेस्ट इनकम माइनर की। पहले मम्मी पापा की इनकम चेक कर लें अच्छे से, फिर बच्चे की डिसाइड करते हैं। तो आप सम्राट के पास देख रहे हैं अपनी सैलरी तो आ ही रही है, कोमल की सैलरी भी कंप्यूट होके क्लब होनी है। ध्यान रखें, आप दोनों सैलरियों को ऐड करके इकट्ठे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 50,000 की, वो गलत होएगा। कोमल के पास सैलरी कंप्यूट करो पहले, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह दो, फिर ऐड करो। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी रीजनिंग भी दी है। कहता है सैलरी अर्नड बाय मिसेस कोमल हैज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम सम्राट सिंस ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। 24% जो वोटिंग पावर है वो ऐसे देखी जाती है कि 12 इसके खुद हैं, 12 वाइफ के हैं। रिलेटिव की वोटिंग पावर भी जुड़ती होती है, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ आ गई है। उसके बाद जी बीनस इनकम अगर आप ध्यान से देखें, सम्राट के पास जी बीनस इनकम दिखाई दे रही है वो आपकी इतनी दिखाई दे रही है, 15,60,000 रुपये। बिल्कुल सही है सर। अब डिविडेंड इनकम ऑब्वियस है कि भाई इसमें टीडीएस वगैरह भी कटा होगा, कि अमाउंट बहुत ज़्यादा 5,000 से, तो ग्रॉसअप किस तरह हुआ। कोमल के केस में समझना आसान है, 10% टीडीएस रेट है, तो डिवाइड बाय दिस। सम्राट के केस में पहले जो उसने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दी है उसे आप इग्नोर करें, पहले इनकम पूरी लाएं इसकी, देन इसे ग्रॉस अप करें। भाई ऐसे अगर आप किसी रिलेटिव की हेल्प के लिए कह दो कि मेरी इनकम मेरे रिलेटिव को दे दो, तो हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया भाई ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है और ये टैक्सेबल रहता है, इट्स नॉट अ डाइवर्जन। तो 15,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, सम्राट की भी डिविडेंड इनकम ग्रॉस होके आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन एफडी कोमल का अपना है, तो उसके पास पड़ा। अब आप बच्चे की इनकम से पहले दोनों पेरेंट्स की इनकम देख रहे हैं कि फादर की इनकम काफ़ी ज़्यादा है, तो माइनर की इनकम 64 1A लगा के यहाँ क्लब होगी। 10 32 के 1500 एग्जाम्प्ट भी करने पड़ेंगे। ओवरऑल जीटीआई इतनी इतनी बचेगी। बहुत ही अच्छा मतलब कि केस है अगेन, जो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो अभी की डिस्कशन में इतना रखते हैं। अब 2 4 रह गए हैं टैक्स के, वो अगली वीडियो में पैक करने की कोशिश करते हैं जितने भी हैं, फिर उसके बाद जीएसटी भी करा देंगे। ओके जी।